हेलो स्टूडेंट, कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान अर्धवार्षिक पेपर हम देख रहे थे। ये पेपर का पार्ट सेकंड है। मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन पूरे कंप्लीट करवा दिए हैं। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी वनों का क्षेत्र है। मैं जल्दी जल्दी अभी भी आपको आंसर बता देता हूँ जी, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए। जिन लोगों ने नहीं देखा है तो उनका भी हो जाए, ठीक है। वो उसको देख लेना, क्योंकि मैंने उसमें ज़्यादा डिटेल में अच्छे से बताया। और कुछ प्रश्नों के आंसर भी देखिए मैंने इस प्रकार से। देखिए यहाँ पर प्रश्न है, यहाँ से ये प्रश्न है, इनके आंसर भी उसमें दे दिए थे, तो उसको देखना जरूरी है, ठीक है। तो देखिए, ये जो प्रश्न है इनके आंसर आप देख लीजिए। मैं इसको आपके आंसर शो कर देता हूँ। इसमें देखिए, निम्नलिखित में स्थायी वनों का क्षेत्र जो है सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश हो जाएगा। हीराकुंड बांध जो हो जाएगा यहाँ पर महानदी पर हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन वाला। फ्रेडरिक आर्यू फ्रांस के कलाकार थे, ठीक है। एशिया को यूरोप और उत्तरी अमेरिका से जोड़ने वाले मार्ग को कहते हैं सिल्क मार्ग, ठीक है। यूरोपीय संख्या मुख्यालय यहाँ पर बेल्जियम पे है, ठीक है। जीडीपी का पूरा नाम है सकल घरेलू उत्पाद, इंग्लिश में कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। अगला देखिए प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो रिक्त स्थान में पहला क्वेश्चन है, खालिस्तान गेहूं का प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। तो उत्तर प्रदेश है, इसमें उत्तर प्रदेश है। जल परिवहन देश का सबसे सस्ता परिवहन है, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में प्रारंभ हुआ था। एक धर्म के विचार दूसरे धर्म से श्रेष्ठ माना जाता है, इसे सांप्रदायिकता कहते हैं। किसी क्षेत्र के अंतर्गत प्राथमिक क्षेत्र आता है, मतलब प्राथमिक क्षेत्र किसी के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। प्रच्छन्न छिपी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद चिपको आंदोलन से मैच कर लेंगे आप। यहाँ पर वन कटाई कार्यक्रम से संबंधित है। और सरदार सरोवर बांध जो है यहाँ पर नर्मदा नदी पर है। रोलेक्ट एक्ट 1919 में हुआ था, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है। पहला लोहा इस्पात संयंत्र जमशेदपुर। और भारतीय संविधान 15 प्रेक्ष है। मछली पालन से प्राथमिक क्षेत्र आप मैच कर लेंगे। सत्य सत्य देख लेते हैं। जल एक नवीकरणीय संसाधन है, तो ये सही है, सत्य है। मणिपुर में स्थानांतरित किसी को पामलू कहते हैं, तो ये भी सही है, ठीक है। दूसरा भी सत्य है। तीसरा देखिए, नेपोलियन का पतन 1813 में हुआ, ये भी सत्य है। 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी घटना हुई थी, हाँ ये भी सत्य है। उसका सूरत बंदरगाह महाराष्ट्र में, तो ये गलत है। और संविधान द्वारा 22 भाषाओं को 7वीं अनुसूची में रखा गया है, तो ये गलत है। 22 भाषाएं तो हैं, लेकिन 8वीं अनुसूची में है, इसलिए असत्य है। मतलब लास्ट के 2 असत्य हैं, शुरू के 4 सत्य हैं। एक शब्द वाक्य में उत्तर है, छोटा नागपुर क्षेत्र की जनजातियां किसकी पूजा करती हैं। तो ये करती हैं महुआ व कदम्ब के पेड़ों की पूजा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आंसर मैं आपको दिखाते चलता हूँ। जो पहले प्रश्न के आंसर ये हो जाएंगे आपके, दूसरे प्रश्न के आंसर रिक्त स्थान ये हो जाएंगे। उसके बाद देखिए ये सही जोड़ी हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए ये आपके सत्य हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए ये आपके यहाँ पर एक शब्द वाक्य में उत्तर है। पहला क्वेश्चन पूछा था, वो महुआ व कदम के पेड़ों की जहाँ पर पूजा करते हैं, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन है, छोटा नागपुर की जनजातियाँ किसकी पूजा करती हैं, तो इसकी पूजा करती हैं, ठीक है। उसके बाद G77 क्या है, तो G77 विकासशील देशों का समूह है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला है, नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, ठीक है, ब्रुसेल्स में हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारत में कौन सी प्रणाली है, तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। उसके बाद देखिए वस्तु विनिमय का अर्थ लिखना है, तो वस्तु विनिमय एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का आदान प्रदान वस्तु विनिमय कहलाता है। उसके बाद देखिए भारत की बहुराष्ट्रीय कंपनी टाटा मोटर्स हो जाएगी। इस प्रकार से सभी प्रश्न हो जाते हैं। अब देखिए आगे के जो प्रश्न 6, 7, 8 यहाँ तक मैंने आपको मैंने पार्ट 1 का जो वीडियो है उसमें बता दिए हैं, तो आप पार्ट 1 का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव भी मैंने उससे करवा दिए थे। अब आगे के प्रश्न देखिए, प्रश्न 9 से हैं। मृदा परिच्छेदिका का चित्र बनाना है। रोपण कृषि की कोई 4 फसलों के नाम लिखना है। स्थान, ये सभी प्रश्न हम चलिए एक एक करके देखते चलते हैं। और इनके प्रश्न के आंसर मैं आपको डायरेक्ट शो करते जाऊँगा। तो चलिए आपके आंसर एक एक करके मैं दिखाते चलता हूँ। तो प्रश्न देखिए यहाँ पर कौन सा है आपका, 9वां प्रश्न है, मृदा परिच्छेदिका का नामांकित चित्र बनाना है। तो इसका आंसर देख लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा मृदा परिच्छेदिका का नामांकित चित्र। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो यहाँ से लिख लीजिए। मैं मृदा परिच्छेदिका का चित्र बना देना है। देखिए ये आपकी यहाँ पर सभी यहाँ पर आपको मृदा की जो परतें हैं वो बना देनी है, ठीक है। ऊपरी परत ऊपरी मृदा है, ये उपमृदा है। फिर यहाँ पर देखिए चिकनी मृदा हो जाएगी, चिकनी मिट्टी हो जाएगी। फिर आधारीय सेल जो है नीचे जो अपक्षेत्र नहीं हुई हैं, ठीक है, ये जो है यहाँ पर अपक्षेत्र सेल यहाँ तक हो जाएगा। फिर अधस्तर ये वाला होता है, ठीक है, ये अधस्तर है, ये आधारी सेल है। और ये क्या है, ये उपमृदा है, और ये ऊपरी मृदा है। इस प्रकार से सभी आपको बना देनी है, यहाँ पर नामांकन भी कर देना है मृदा परिच्छेदिका का चित्र। अगला पूछा है इसमें हमसे, यहाँ पर देखिए मृदा परिच्छेदिका होगा, रोपण कृषि की कोई 4 फसलों के नाम लिखना है, ठीक है। तो रोपण कृषि की फसलें देख लीजिए, यहाँ पर हो जाएंगी रोपण कृषि की फसलें। ये रही रोपण कृषि की फसलें। और देखिए जितने भी प्रश्न एक एक करके आपको छोड़ना तो बिल्कुल नहीं है। देखिए रोपण कृषि की एक वाणिज्यिक खेती है। इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े खेत में एकल फसल बोई जाती है। भारत में चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला आदि रोपण फसलें हैं, ठीक है। तो ये सभी रोपण फसलें हैं। इनका आंसर यहाँ से आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, स्थानांतरित कृषि से क्या तात्पर्य है। तो प्रश्न 10 है, स्थानांतरित कृषि क्या होती है। तो यहाँ से लिखेंगे स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि को कर्तन दहन प्रणाली भी कहते हैं, यानी कि यहाँ पर जमीन के टुकड़े साफ करके उन पर परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज व अन्य खाद्य फसलें उगाई जाती हैं, ठीक है।
और जब मृदा की उर्वरकता कम हो जाती है तो किसान उस भूमि के टुकड़े को स्थानांतरित हो जाते हैं और कृषि के लिए भूमि का दूसरा टुकड़ा साफ करते हैं। यानी साफ करते हैं मतलब है कि वहाँ पर वो क्या करते हैं कि जो पेड़ रहते हैं, ठीक है, वो झूमिंग कृषि होती है एक प्रकार से। उसके बाद देखिए अगला देखते हैं, रबी और खरीफ फसलों के चार चार उदाहरण लिखना है, फसलों के नाम लिखना है। ठीक है, तो रबी फसलें कौन कौन सी होती हैं, मैंने आपको 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा। देखिए, यह फसल मानसून ऋतु के शरद ऋतु के साथ शुरू होती है और इनकी मुख्य फसलें जो हैं रबी की फसलें हो जाएंगी गेहूँ, जौ, चना, सरसों आदि, मटर भी है। ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए खरीफ की फसलें, यह ऋतु मानसून के आगमन के साथ शुरू होती है। खरीफ की जो फसलें होती हैं और वो जब बोई जाती हैं आपकी जून जुलाई में और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती हैं, और जो खरीफ की फसलें हैं वो बोई जाती हैं आपके अक्टूबर नवंबर में और मार्च अप्रैल में काट ली जाती हैं। तो देखिए जो खरीफ की फसलें हो जाएंगी चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास आदि। ठीक है, ये सभी खरीफ की फसलें हो जाती हैं। अगला प्रश्न देखिए पूछा है इसमें हमसे, कृषि पर आधारित उद्योगों के उदाहरण सहित उनको समझाना है। ठीक है, कृषि पर आधारित उद्योग, देखिए यहाँ से हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, कागज उद्योग, पटसन उद्योग, वनस्पति उद्योग आदि कृषि आधारित उद्योग हैं। ठीक है, तो इसमें से एक का उदाहरण देखना है वस्त्र उद्योग। जैसे कि भारत में वस्त्र उद्योग प्राचीन तथा बड़ा उद्योग है। कपास, जूट, रेशम तथा ऊन उद्योग के लिए कच्चा माल है। ठीक है, तो ये कच्चा माल हमें कहाँ से प्राप्त होता है, कृषि से प्राप्त होता है, तो इसलिए इनको कृषि आधारित उद्योग कहते हैं। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पर, भारतीय कृषि की 2 समस्याएं लिखिए। ठीक है, तो भारतीय कृषि की समस्याएं देख लीजिए, यहाँ से हो जाएगा। भारतीय किसान अनेक समस्याओं से जूझ रहे हैं, जैसे मानसून की अनिश्चितता, मतलब पानी कभी बरसता ही नहीं है, कभी बरसता तो रुकता नहीं है, फसल का वास्तविक उत्पादन मूल्य ना मिल पाना। ठीक है, तो फसल का वास्तविक उत्पादन मूल्य मतलब जो उन्हें जो मूल्य है वो जिस प्रकार से उनकी उपज होती है उस प्रकार से उन्हें जितनी मेहनत करते हैं उस प्रकार से उन्हें उसका मूल्य नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये सभी समस्याएं हैं भारत में। उसके बाद देखिए आयात शुल्क या ट्रैफिक से टैरिफ से क्या आशा है। प्रश्न 12 है, आयात शुल्क जो होता है इससे क्या आशा है। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। ठीक है, आयात शुल्क का आंसर चलिए ये मिल जाएगा हमें यहाँ पर, आयात शुल्क से क्या आशा है। ठीक है, देखिए इस प्रश्न का आंसर यहाँ से लिखेंगे, आयात शुल्क किसी दूसरे राष्ट्र से आने वाली चीज़ों पर वसूल किया जाने वाला शुल्क है। यानी कि अमेरिका से आप कुछ चीज़ मंगवा रहे हैं तो आपको यहाँ पर शुल्क देना होगा, ये टैक्स देना होगा, ये होता है आयात शुल्क। ठीक है, यह कर या शुल्क उस जगह से लिया जाता है जहाँ से वह दूसरे देश में आती है। ठीक है, अर्थात सीमा पर, बंदरगाह पर या हवाई अड्डे पर ये लिया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ से आपका आयात शुल्क हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, चोरी चोरा हत्याकांड क्या था। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, चोरी चोरा हत्याकांड। तो इसका आंसर देखिए यहाँ से लिखेंगे, चोरी चोरा हत्याकांड क्या था। तो देखिए 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के निकट चोरी चोरा नामक स्थान पर आंदोलनकारियों ने पुलिस थाने में आग लगा दी थी, जिससे कुछ सिपाही जलकर मर गए थे। गांधी जी इस घटना से बहुत दुखी हुए और उन्होंने इस आंदोलन को वापस ले लिया। ठीक है, तो जो वो आंदोलन चला रहे थे उसको उन्होंने वापस ले लिया था इस घटना के कारण। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ तो आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वीटो का क्या अर्थ है। ठीक है, वीटो निषेधाधिकार का क्या अर्थ है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। इसका आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, ये रहा इसका, वीटो या निषेधाधिकार इस अधिकार के सहारे एक ही सदस्य की असहमति किसी भी प्रस्ताव को खारिज करने के आधार बन जाती है। तो ये होता है वीटो। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। अगला देखिए, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, बहुराष्ट्रीय नियम का क्या अर्थ है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती हैं। तो देखिए एक साथ बहुत सारे देश में व्यवसाय करने वाली कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनी, बहुराष्ट्रीय निगम या बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है। ठीक है, बहुराष्ट्रीय यहाँ पर नियम नहीं है, निगम है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, वैश्वीकरण का क्या अर्थ है अथवा है अफीम युद्ध का क्या अर्थ है। तो वैश्वीकरण देखिए यहाँ से लिखेंगे, वैश्वीकरण एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था है जो मोटे तौर पर पिछले लगभग 50 सालों से ही हमारे सामने आई है। ठीक है, इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। वैश्वीकरण मतलब विश्व का एकीकरण। ठीक है, आप अभी देखेंगे आप तो और ज़्यादा एकीकरण हो चुका है। अफीम युद्ध का क्या तात्पर्य है। तो देखिए अफीम युद्ध का अर्थ है चीन व ब्रिटेन के मध्य अफीम युद्ध हुआ था। ठीक है, कपड़ों की रंगाई के लिए इस्तेमाल होने वाले नील का कई दशकों से बड़े पैमाने पर निर्यात होता रहा है। ये सब आप पूरा पढ़ सकते हैं, यहाँ तक पूरा आंसर कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर अफीम युद्ध हो गया। अब देखिए आगे के प्रश्न हम देख लेते हैं। प्रश्न कौन सा है हमारा, प्रश्न 15 है। प्रश्न 15 कह रहा है, औद्योगिक उत्पादन किसे कहते हैं। ठीक है, तो औद्योगिक उत्पादन क्या है, जॉबर कौन थे। ठीक है, ये जो प्रश्न है देख लीजिए, इसका आंसर है औद्योगिक उत्पादन। औद्योगिक उत्पादन से तात्पर्य फैक्ट्री में होने वाले उत्पादन से होता है। ठीक है, और भी थोड़ा डिटेल में आप लिख सकते हैं कि कई प्रकार के औद्योगिक उत्पादन में जैसे कि कुछ चीज़ें बनाई जाती हैं। ठीक है, जैसे कपास से यहाँ पर क्या बनाया जाता है, कपास से यहाँ पर कपड़े बनाए जाते हैं। इस प्रकार से अपन थोड़ा उदाहरण भी देख सकते हैं।
अगला देखिए जॉबर कौन थे? तो देखिए इसका आंसर यहाँ से आप कर सकते हैं। 19वीं शताब्दी में उद्योगपति नए मजदूरों की भर्ती के लिए पुराने व विश्वासी कर्मचारी रखते थे जिन्हें जॉबर कहते थे। ठीक है, तो इन्हें जॉबर कहते थे। तो ये आपका प्रश्न 13 का आंसर हो जाएगा। अगला देखिए मनरेगा का पूरा नाम लिखना है। तो मनरेगा का पूरा नाम क्या है? तो चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न का आंसर। जितने भी प्रश्न मैं बता रहा हूँ एक भी प्रश्न छोड़ के जाइएगा मत, क्योंकि ये प्रश्न यदि छोड़ देंगे तो फिर आप मतलब नंबर कैसे आएंगे आपके, करना तो रहेगा आपको। तो देखिए मनरेगा महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना। ठीक है, मनरेगा महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना। ठीक है, मनरेगा का अर्थ है इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रोजगार दिया जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा मनरेगा। अगला देखिए प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आता है? प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आता है? देखिए प्राथमिक क्षेत्र में हमें पता है कृषि से संबंधित चीज़ें आती हैं, पशुपालन, दूध डेयरी, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, ये सभी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, ये वन मृदा ये सभी आएंगे प्राथमिक क्षेत्र में। ठीक है, तो पेय क्षेत्र जो प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति से या प्राकृतिक घटकों से प्राप्त होते हैं, मतलब जुड़े होते हैं, उन्हें प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए अब प्रश्न 17 भी देख लेते हैं। मुद्रा के 3 कार्य लिखना है। तो मुद्रा के कार्य यहाँ से हो जाएंगे। मुद्रा के ये रहे मुद्रा के कार्य देख लीजिए। पहला है विनिमय का माध्यम है मुद्रा, मूल्य का मापक है, भावी भुगतान का आधार है। तो ये 3 कार्य हैं, आप 3 कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कह रहा है विश्व व्यापार संगठन क्या है? ठीक है, प्रश्न 17 है विश्व व्यापार संगठन क्या है? तो इसका आंसर देख लीजिए, विश्व व्यापार संगठन क्या होता है? इसका आंसर मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ से लिख लेंगे विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, यह विश्व व्यापार संगठन एक ऐसा संगठन है जिसका ध्येय अंतर्राष्ट्रीय व्यापारों को उदार बनाना है। तो इस प्रकार से इसका आंसर यहाँ तक कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे का जो पेपर है मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि देखिए आप हमारे 17 तक कंप्लीट हो गए। 18, 19, 20, 21, 22 और 23 ये प्रश्न बस बचे हुए हैं जो आपको पार्ट 3 के वीडियो में मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप चैनल पर जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब नहीं करा अभी तक कर दीजिए, क्या कर रहे हो, क्योंकि आगे की परीक्षाएं भी इसी प्रकार से आपकी कराई जाएंगी, विद मतलब प्रिपरेशन पूरी कराई जाएगी। और साथ ही आप लोग देखिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। PDF डाउनलोड करना है तो वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ से कर लीजिए।